डोमेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, यानी कि CUET एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से आएंगे वो सारे फर्स्ट चैप्टर के इसमें कवर किए गए हैं। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 के आप क्या है वो आप देख लेना। पार्ट 2 जो है वो शुरुआत करते हैं शीत युद्ध के दायरे। इसका मतलब ये है या इससे पहले उसमें हो चुका है, शीत युद्ध के दौरान कहां कहां शीत युद्ध फैल गया। तो आप अच्छी तरीके से जान चुके हो, पूरा यूरोप दो हिस्सों में बट गया था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। अब यहाँ पर क्या है, और भी क्या है हिस्सों में ये शीत युद्ध फैला, जिसमें क्या है एक कोरिया विवाद है। कोरिया विवाद क्या है 1950 से 53 के बीच में रहा था। पूरा विवाद जानने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, बस इतना जान लो कि जो कोरिया पेनिनसुला है वो दो हिस्सों में बट गया था। जैसे कि ये कोरिया पेनिनसुला है, इसको दो हिस्सों में बांट लो, ये जो है वो दक्षिणी कोरिया था और ऊपर वाला जो है वो उत्तरी कोरिया था। इस कोरिया जो पेनिनसुला है रशिया और क्या नाम है यहाँ पर आपका चाइना से लगा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। तो ये जो चाइना है आपका, आ रहा समझ में नहीं आ रहा ऐसे, ठीक है। तो ये चाइना और रशिया दोनों क्या उत्तरी कोरिया को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ साम्यवाद की क्रांति आ गई थी। इसको फैलाकर दक्षिण कोरिया में भी ले जाना चाहते थे, पर अमेरिका ने क्या है उसकी मदद की। पश्चिमी जो वेस्टर्न ब्लॉक था उसने यहाँ पर क्या है एक यूएनओ के थ्रू एक सैन्य अभियान भी चलाया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ 37 जो समांतर रेखा है उसके थ्रू कोरिया का बंटवारा हो गया, ठीक है। हम लंबा नहीं डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आ सकता है कोरिया विवाद किस किस में क्या बोलते हैं, कौन कौन से हिस्से को कौन सपोर्ट कर रहा था। तो उत्तरीय कोरिया को क्या बोलते हैं चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहे थे, जबकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका और जो वेस्टर्न ब्लॉक था वो सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर बर्लिन। बर्लिन क्या है, बर्लिन क्या है जर्मनी है, जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, समझ में नहीं। ये रहा फ्रांस और जस्ट इसके इधर जो है वो बर्लिन है, क्लियर है, यानी कि फ्रांस है वो सॉरी जर्मनी है। जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या है बर्लिन है, ठीक है। बर्लिन को क्या हुआ दो हिस्सों में बांट लिया गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये छोटा सा जो हिस्सा है यानी कि आधे से कम थोड़ा सा वो पूर्वी यूरोप में चला गया था और बाकी पश्चिमी यूरोप में। बर्लिन दो हिस्सों में बट गया। इस विवाद को हल करने के लिए क्या बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, जो करीबन करीबन क्या बोलते हैं 150 किलोमीटर क्या थी लंबी थी। इसको अगर डीपली समझना है तो बहुत बड़ा इशू है, यहाँ पर समझेंगे तो फिर हम क्यूट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, बोटिंग करवा रहा था अमेरिका, है नहीं है, उसने हेलीकॉप्टर से लोगों को उठाया बोटिंग के लिए, समझ में नहीं है। नेक्स्ट नंबर पे अमेरिका ने उन लोगों को मदद भी भेजी, समझ में नहीं। तो यूएसएसआर ने उस मदद को उठवा लिया था, बड़ा इशू बन गया था, ठीक है। अब पूरा ये डिस्कस करना एक एक दिन बेकार है, ठीक है। इसी तरीके से कांगरो विवाद छिड़ गया। कांगरो क्या है अफ्रीका का एक कंट्री है, और उसमें यहाँ पर भी इस तरीके का विवाद छिड़ गया। पूर्वी ये क्या नाम है महाशक्तियां जो थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में ये एक विवाद का इशू बना। तो ये तीन क्या है कोई शीत युद्ध के दायरे आपके बुक में है। और भी हम थोड़े से लेके चल लेते हैं। और क्या अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर ने हस्तक्षेप कर दिया था कब, तो क्या बोलते हैं 1979 में और 89 में वो निकला था। 10 साल क्या है उसने करीबन करीबन 9 साल क्या बोलते हैं 10 महीने कुछ लगभग था, पूरे 10 साल मान लेते, ठीक है। अफगानिस्तान में इंटरफेयर किया उसने, समझ नहीं। अमेरिका ने वियतनाम में हस्तक्षेप किया, इसमें वियतनाम नहीं है, आज में नहीं है। वियतनाम में अमेरिका ने करीबन करीबन 20 साल से ज्यादा हस्तक्षेप किया और उसके बाद मान के चलो उसने उसको गिव अप कर दिया, मतलब उसमें वियतनाम को आजाद किया, मतलब उसमें वहां से अपनी आर्मी को बाहर निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या बोलते हैं और कौन से ऐसे इशू क्रिएट हुए। इसी तरीके से क्यूबा मिसाइल संकट आप पहले ही जान चुके हो, ठीक है। ऐसे विवाद क्या हुए पूरे वर्ल्ड में होते रहे। ये क्या है पूरी तरीके से विश्व युद्ध का दायरा नहीं ले, मतलब वो नहीं हो पाए, बस ये थोड़े से हिस्से में सिमट के रह गए, समय छोटे मोटे खून खराबे से ही काम चल गया, वर्ल्ड वॉर नहीं छड़ पाए, ठीक है। तो ये शीत युद्ध के दायरे थे। नेक्स्ट नंबर पे क्या बोलते हैं हथियारों की होड़ और हथियारों का क्या है क्या बोलते हैं उसको निशस्त्रीकरण, अर्ज में नहीं है हथियारों का नियंत्रण, वो हमने क्या पार्ट 1 में कवर कर लिया, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पता चल गया शीत युद्ध के दायरे में। अब दो ध्रुवता को चुनौती किसने दी, दो ध्रुवता को चुनौती गुट निरपेक्षता ने दी, अर्ज में जो तीसरी दुनिया कहलाया। पहली दुनिया कौन है ये ध्यान रखना, ये पहली दुनिया है आपका, ठीक है। ये हिस्सा क्लियर है और ये हिस्सा ये पहली दुनिया में आ गया, ठीक है। इधर वाला ये दूसरी दुनिया में आ गया और ये नीचे वाला जितना देख रहे हो वो सारा तीसरी दुनिया में आ गया, ठीक है। यानी कि इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया और क्या नाम है ये लैटिन अमेरिका हो गए। इनकी खूबी ये थी कि ये अल्प विकसित थे, आजाद हुए तो अल्प विकसित थे अर्ज में, और आज भी ये विकासशील की श्रेणी में है, ठीक है। अफ्रीका में तो बहुत तेरे अभी भी क्या अल्प विकसित है, क्लियर हो गया। तो भाई ये गुट निरपेक्षता की कैसे शुरुआत हुई, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि जो गुट निरपेक्षता की है, ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया भी था, क्या बोलते हैं एशियन कॉन्फ्रेंस,
अरब में एशियन कॉन्फ्रेंस जो थी अरब में वो कब हुई, तो अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल 1947 में, यानी आजादी से करीबन करीबन 3 से 4 महीने पहले ये कॉन्फ्रेंस रखी गई। इस समय ही नेहरू ने साफ कर दिया था कि भारत किसी भी गुट में शामिल होने वाला नहीं है, वह उस गुट में रहेगा जिसमें उसका फायदा होगा। अगर उसे लगेगा कि अमेरिका के साथ उसका हित है तो अमेरिका के साथ रहेगा, यूएसएसआर के साथ हित है तो यूएसएसआर के साथ रहेगा। समझ, उन्होंने क्या बोलते हैं अमेरिका में जाके एक कॉन्फ्रेंस में एक स्पीच भी दी थी जिसमें कहा था अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो ज्यादा जरूरी नहीं है भारत अमेरिका के साथ ही युद्ध लड़ेगा, अर्ज में नहीं हो सकता है भारत क्या यूएसएसआर के साथ युद्ध लड़े, अर्ज में नहीं है, या हो सकता है हम क्या है अमेरिका के साथ होकर युद्ध लड़े, या ऐसा भी हो सकता है हम किसी भी गुट में शामिल ना हो, ये हमारे क्या राष्ट्र हित पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं भाई, तो ये गुट निरपेक्षता की स्थापना कब हुई, तो गुट निरपेक्षता की स्थापना 1960 तो क्या बोलते हैं बांडुकी सम्मेलन में हुई थी 1955 के अंदर। इसमें क्या बोलते हैं जो पहला सम्मेलन हुआ 1961 में बेलग्रेड में हुआ। एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना, क्या 1955 में क्या हुआ एक सम्मेलन हुआ आए जिसमें इसकी नींव रखी गई। पहला सम्मेलन जो हुआ वो बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया की कैपिटल है बेलग्रेड, अब सर्बिया की कैपिटल है। ठीक है, यूगोस्लाविया 7 छोटे छोटे देशों में बट गया। क्लियर हो गया। ठीक है, जैसे अल्बानिया हो गया, यूगोस्लाविया हो, यूगोस्लाविया कह रहा हूँ, सर्बिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, अर्ज में नहीं आ रहा, नेक्स्ट नंबर मैसेडोनिया हो गया, ऐसे छोटे छोटे देशों में ये बट गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया भी था, कौन सा क्या बोलते हैं यूरोप का एक राष्ट्र क्या बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हुआ, अर्ज में नहीं आ रहा, तो यूगोस्लाविया। क्लियर है। अब भाई नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन ये बनता है कि गुट निरपेक्षता की बेलग्रेड में स्थापना हो गई 1961 में हुई। क्लियर हो रहा है नहीं आ रहा, आ रहा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, सितंबर 1961। ठीक है, नेक्स्ट किन किन देशों ने की, तो 5 देशों ने की थी। पहला भारत के कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के, यहाँ पर मिस्र है अरस में, ये हिस्सा मिस्र है। ठीक है, मिस्र में कौन है, अरज में काहिरा, वहां की कैपिटल है। ठीक है, मिस्र के गुलाम अब्दुल नासिर, हाँ मुस्लिम थे, गुलाम अब्दुल नासिर। और यूगोस्लाविया के कौन, जोसेफ ब्रास टीटो, कौन, जोसेफ ब्रास टीटो। और क्या नाम है, घाना के कौन थे, बामे कुरमा। और क्या नाम है आपका, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के कौन थे, सुकर्णो। इन 5 नेताओं ने मिलकर क्या किया, क्या बोलते हैं गुट निरपेक्षता की स्थापना की। क्लियर है। अब भाई ये इनके संस्थापक देश थे। ठीक है, पहले गुट क्या बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल हुए, एक एक नंबर के क्वेश्चन है सारे, 25 देश शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है भाई कि क्या बोलते हैं फर्स्ट जो क्या बोलते हैं एनएएम नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ, उसकी क्या बोलते हैं मतलब मुख्य बातें क्या थी आज में, तो 5 उसकी मुख्य बातें थी, सॉरी 3 मुख्य बातें थी। शीत युद्ध के प्रसार और दायरे, समझ में, उस पर निगाह रखना, 5 देशों के बीच में सहयोग बनाना, जो 5 देश थे, अरस में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आपको जो क्या बोलते हैं तीसरा पॉइंट था वो ये था, जो नव स्वतंत्र देश हैं अरस में नहीं आ रहा, वे क्या है यूएनओ के मेंबर बन रहे, क्योंकि 16 अफ्रीकन कंट्रियां थी उस समय यूएनओ की मेंबर बनी है इसमें। तो कोशिश करना कि उन्हें यूएनओ में मतलब शीत युद्ध में किसी भी गुट में शामिल होने की जगह क्या तीसरे गुट में शामिल किया जाए, कि वो जिससे शीत युद्ध का प्रसार थोड़ा रुके, तो जितनी महाशक्ति मतलब जितने देश उसमें शामिल होंगे तो शीत युद्ध का दायरा उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भाई है अभी कितने यू क्या बोलते हैं एनएएम के मेंबर हैं, तो अभी 120। अर्ज में शुरुआत कितने से हुई थी, तो 25 से, पहले में 25 देश शामिल हुए थे, 5 उसके संस्थापक देश थे, अब कितने 120 है। क्लियर है। नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन है पर्यवेक्षक देश कितने हैं, तुम्हारी बुक में 17 लिखे हैं, वैसे एक्चुअल में 20 है। क्लियर है, तो 20 पर्यवेक्षक देश है, चाइना भी पर्यवेक्षक है, यूएसएसआर रूस भी इस समय जो है वो पर्यवेक्षक देश है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान ध्यान रखना उसका मेंबर है, इंडिया मेंबर है, अरज में नहीं आ रहा। नेक्स्ट नंबर पे इधर के जो देश है वो सारे मेंबर है। क्लियर है ना। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक देश का नाम लूं मैं, बोलोगे तो मैं ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यांमार भी ध्यान रखना उसका मेंबर है। क्लियर है, तो अब समझते हैं कि जो ये गुट निरपेक्षता है, अर्ज में नहीं आ रहा क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की नीति क्या तटस्थता की नीति है, अर्ज में नहीं आ रहा है। कई बार क्वेश्चन आ सकता है गुट निरपेक्षता की नीति तटस्थता की नीति नहीं है, तटस्थता से आप क्या समझते हैं। क्लियर है, अब 4 पॉइंट आ जाए, तो तटस्थता से अभिप्राय यह है कि अंतरराष्ट्रीय मामलों के अंदर क्या किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना करना, अपने आप को तटस्थ घोषित कर देना, उसे कहते हैं तटस्थता। जैसे कि मान के चलो, या मान के चलो युद्ध हो जाए तो उस समय आप क्या रहो, तटस्थ रहो, ना इस तरफ बोलो ना इस तरफ बोलो, अच्छा बुरा कोई भी आप अपनी एडवाइस ना दो। ठीक है, जैसे कि मान के चलो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या नाम है बेल्जियम तटस्थ था। क्लियर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक
बेल्जियम तटस्थ था जब तक जर्मनी ने उसके ऊपर हमला नहीं किया था। तटस्थ का मतलब ये होता है पूरा विश्व शासन देता है कि आपके ऊपर हम कभी भी हमला नहीं करेंगे, और बदले में क्या, तटस्थ जो देश अपने आप को घोषित करता है वो कभी भी आर्मी ना रखने की शपथ लेता है कि हम कभी भी क्या अपनी आर्मी नहीं रखेंगे, क्योंकि जब हमें किसी देश पे हमला ही नहीं करना है तो ठीक है, तो उसे बोलते हैं तटस्थ। ठीक है, तटस्थ कौन था, क्या बोलते हैं, बेल्जियम था। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। ठीक है, तो क्या भारत घुटनिरपेक्षता नीति तटस्थता की नीति थी? नहीं। इसका कारण यह है कि भारत क्या है, वो जो गुटनिरपेक्ष देश है वो अंतरराष्ट्रीय मामलों में इंटरफियर करेंगे, अर्ज में सही होगा सही बोलेंगे, गलत होगा गलत बोलेंगे, समझ में नहीं। यानी शीत युद्ध के क्या है, जो महत्वपूर्ण फैसले हैं उनमें भागेंगे नहीं वो। ठीक है, इसलिए ये तटस्थता की नीति नहीं थी। ऐसा नहीं अंतरराष्ट्रीय मामलों से खुद को दूर रखना। क्या ये पृथकतावाद की नीति थी? पृथकतावाद से क्या अभिप्राय है? पृथकतावाद से अभिप्राय है कि किसी भी मामले में, अर्ज में नहीं आ रहा, खुद को अलग रखना। मतलब समझ में आया कि इसमें युद्ध के समय क्या करना है, अपने आप को तटस्थ घोषित कर देना, हम किसी से भी सही गलत नहीं बोलेंगे। पृथकतावाद का मतलब है मामले में ही कोई लेन देना नहीं रखना। मतलब इसमें जैसे कि यूएसए ने, किसने, यूएसए ने 1900 मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1947 तक 1917 2017 सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ 1917 अर्ज में, यानी जब तक वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में घुसा नहीं था तब तक उसने क्या पृथकतावाद की नीति का पालन किया था। इसका कारण ये कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अर्ज में पहले राष्ट्रपति और वहां के राष्ट्रपिता, समझ में नहीं, जॉर्ज वॉशिंगटन, अर्ज में जो वहां के पहले प्रेसिडेंट भी थे और डॉलर पे उन्हीं का फोटो होता है, जॉर्ज वॉशिंगटन ने एक बात कही थी, कहा था कि कभी भी यूरोप की राजनीति में क्या अमेरिका इंटरफेयर ना करे, वरना वो कभी भी अपना विकास नहीं कर पाएगा। इसी वजह से सोचो कब से 1787, आरएस में कब से 1787 से लेकर क्या बोलते हैं मतलब यूएसए ने दो मतलब 1917 तक किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं किया यूरोप के अंदर। क्लियर। और फिर जब वो अपनी महाशक्ति बन गया तब उसने फिर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट किया आरएस में पूरे वर्ल्ड में। क्लियर हो गया। तो भाई ना ये तटस्थता की नीति है ना ही ये पृथकतावाद की नीति, क्या पलायन की नीति है गुटनिरपेक्षता की? तो गुटनिरपेक्षता की नीति पलायन की नीति भी नहीं है। ऐसा नहीं है अंतरराष्ट्रीय मामलों में वो इंटरफेयर ना करे, समझ में नहीं। तटस्थ नहीं है क्यों, युद्ध के समय में बोलेगा कौन सही है कौन गलत है। कोरिया विवाद में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, अर्ज में नहीं है, कि जो क्या नाम है उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया पे हस्तक्षेप कर रहा है वो गलत है। इससे क्या हुआ था, यूएसएसआर और चीन नाराज हुआ था। ठीक है, फिर जब क्या बोलते हैं हम, जो यूएनओ की आर्मी है वो उत्तरी कोरिया मतलब दक्षिण कोरिया को आजाद करके उत्तरी कोरिया को हरा के जब चीन पे हमला किया तो हमने क्या है यूएनओ की उस क्या बोलते हैं एक्टिविटी का भी विरोध किया था, अर्ज में। तो उस समय अमेरिका और क्या नाम है जो वेस्टर्न ब्लॉक था उसने हमारी क्या किया था, आलोचना की थी, समझ में। इससे कहते हैं कि युद्ध की स्थिति में हम बोलते थे सही है गलत है, पृथकतावाद की नीति थी नहीं। जो नॉर्मल सिचुएशन में भी हम बोलते थे कि किस पक्ष में गलत हो रहा है कौन पक्ष सही है। जैसे कि क्यूबा मिसाइल संकट हो गया, किसी भी विवाद में हमने भरपूर क्या किया, योगदान दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट भाई क्वेश्चन जो है, पलायन की नीति भी नहीं है तो NIEO यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था क्या है? नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1972 के अंदर अंकटाड के द्वारा लाई गई थी, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट फुल फॉर्म याद रखना, अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड आई नहीं, इसने क्या, हाँ ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है, अर्ज में नहीं है। इसने क्या है एक शीर्षक से एक रिपोर्ट पारित की थी जिसका टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, क्लियर, जिसके तहत क्या है चार इसने क्या महत्वपूर्ण बातें रखी। पहला, आज में जो क्या बोलते हैं अल्प विकसित देश है या विकासशील देश है उनका उनके प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होगा, नियंत्रण होगा, जो पश्चिमी देश जिनका दोहन कर रहे थे। पता ही है क्या बोलते हैं जब क्या बोलते हैं उपनिवेश बनाए थे, अर्ज में नहीं है, जब यूरोप ने उपनिवेश बनाए तो उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, तो विकासशील और अल्प विकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर क्या दोहन करने की क्षमता उनकी खुद की होगी। दूसरे नंबर पे वो क्या है विकसित देशों के अंदर अपने प्रोडक्ट को बेच सकेंगे। अब उन विकसित मतलब अल्प विकसित देशों के पास क्या है प्रोडक्ट, उनका कच्चा माल ही है, रॉ मटेरियल सस्ता बिकता है, वो क्या है खरीद लेते हैं, उससे प्रोडक्ट बनाकर महंगे में ही क्या है उन्हें बेचते हैं। किनको, अल्प विकसित और विकासशील देशों को। इसी वजह से ये देश अक्सर लॉस में रहते हैं, सारे रिसोर्सेज यही कंज्यूम कर रहे हैं। क्लियर है। तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, जो टेक्नोलॉजी है उन्हें सस्ते दामों पर क्या मिल सकेगी, विकसित देशों की तकनीक मिल सकेगी। चौथी जो है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके अंदर अल्प विकसित और विकासशील देशों की भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, ये था नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के
प्रस्ताव, ठीक है। ये इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, कब, 1972, अंकटाड की फुल फॉर्म, टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी, शीर्षक रिपोर्ट, मुख्य बातें 4 बता दी हैं। अब जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, अब क्वेश्चन इसमें कई बार ये बन जाता है कि भाई इसकी क्या बोलते हैं, आलोचना किस बेस पे हुई, तो यानी कि सफल क्यों नहीं हो पाया। इसके सफल ना होने के 2 कारण, पहला ये है कि विकसित देशों ने इसका क्या है पुरजोर तरीके से विरोध किया, क्योंकि भाई इससे क्या है उनके संसाधन दोहन करने की क्षमता कम हो रही थी, अरे उन्हें टेक्नोलॉजी सस्ती देनी पड़ रही थी, तो इसलिए इन्होंने विरोध किया। जबकि जो विकासशील देश हैं और अल्प विकसित देश हैं, इन लोगों ने आपस में क्या एकता बनाए रखना इनके लिए बहुत मुश्किल का काम हो रहा था। ऐसा क्यों देखो कोई भी मतलब कोई भी जो देश है अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति तभी बनाए रख सकता है जब उसके पास क्या हो, आर्थिक मतलब आर्थिक मजबूती हो। जो देश आर्थिक रूप पे सशक्त नहीं है, मतलब उसमें आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, वो देश कभी भी अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति नहीं अपनाए रख सकता। अर्ज में अगर उसे स्वतंत्र विदेशी नीति अपनानी है तो इकोनॉमिक मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए विकासशील अल्प विकसित देशों को जो है बड़े पैमाने पर किसी ना किसी महाशक्ति के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा था, क्योंकि खुद भी भारत क्या है टेक्नोलॉजी के लिए, आर्थिक मतलब मदद के लिए ही उसने गुट निरपेक्ष की स्थापना भी की थी, जिससे दोनों देशों से आर्थिक मदद मिलती रहे महाशक्तियों से, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट है भारत और शीत युद्ध। इसका मतलब शीत युद्ध के दौर में भारत की स्थिति कैसी रही, तो भारत को क्या है हमेशा 2 स्तरों पर भारत ने भूमिका निभाई शीत युद्ध के अंदर। पहला था कि शीत युद्ध के दौरान सजग और सचेत रहना, मतलब क्या जागरूक रहना और सचेत रहना कि जब दोनों महाशक्तियों से उसे दूर रहना, ये देख ऐसा ना हो वो किसी एक महाशक्ति के बिल्कुल पास हो जाए और दूसरी महाशक्ति से दूर हो जाए, इस स्थिति में वो गुटनिरपेक्षता की नीति अपनी छोड़ देता, ठीक है। तो पहला तो क्या है सजग और सचेत रहना है, दोनों महाशक्तियों से अलग रखना है खुद को। और दूसरा पॉइंट क्या है कि नव स्वतंत्र देशों के जो देश नए स्वतंत्र हो रहे हैं, चाहे वो अफ्रीका से हो रहे हो, लैटिन अमेरिका से हो रहे हो, चाहे क्या है एशिया से हो रहे हो, अर्ज में नहीं है, उनको क्या है महाशक्ति के खेमे में जाने का क्या करना, विरोध करना, मतलब समझ में पुरजोर विरोध करना, जिसकी वजह से क्या है जो ये शीत युद्ध है उसका प्रसार को रोका जा सके। भारत की नीति अब ना तो शीत युद्ध के दौरान भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति ना तो नकारात्मक थी और ना ही निष्क्रिय, और ना ही ये पलायन की नीति थी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ना ही नकारात्मक थी ना ही निष्क्रिय, क्यों बताइए। तो पहला कारण क्या है, शीत युद्ध कालीन प्रतिद्वंदता की क्या जकड़ ढीली करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से भारत हस्तक्षेप करता रहा। मैंने बताया जैसे कोरिया विवाद ले लो, सब में नेक्स्ट नंबर पे क्यूबा ले लो, चाहे वो कांगरो ले लो, ठीक है। कह रहा है नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के लिए क्या एक सच्चे राष्ट्रकुल पर गहरा विश्वास जताया, यानी वे राष्ट्रकुल अर्ज में नहीं है जो क्या होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के बीच हो, पर वो महाशक्तियों से क्या ना हो, किसी तरीके का कोई उनका जुड़ाव ना हो रहा हो, ठीक है। उस पर उन्होंने गहरा विश्वास जताया। शीत युद्ध ने भारत के 2 मामलों में हित साधे। पहला तो ये कि भारत क्या है ऐसे अंतरराष्ट्रीय फैसले ले सके यार जिसमें उसका हित होता हो, ना कि महाशक्तियों का या उनके क्या बोलते हैं पक्षधर देशों का। जैसे कहने का मतलब ये कि कोई एक डिसीजन लेना है, और उस जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट ले लो, कांगरो ले लो, क्या बोलते हैं कोरिया विवाद ले लो, ठीक है। कोरिया विवाद में देखो भारत ने क्या है दोनों ही हिस्सों में क्या है अपने हित साधे। जब उसने देखा कि यार जो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया पर हमला कर रहा है तो हमने अमेरिका का सपोर्ट लिया, जब यही चीन पर हमला हुआ तो हमने लगा हमारे पड़ोसी देश से रिश्ते बिगड़ जाएंगे, तो हमने क्या है चीन का साथ दिया, मतलब उसमें हमने विरोध किया कि जो यूएनओ की आर्मी है आर्मेनियर है उसको किस पे चीन पर हमला नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसे कहते हैं अपना हित साधन हो सके ना कि महाशक्तियों का। तो गुटनिरपेक्ष का पहला फायदा ये, और दूसरा क्या है भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा जब कोई एक महाशक्ति उस पर अनुचित दबाव डाले कि इस फैसले को क्या है आप मानो, तो उस स्थिति में वो दूसरी महाशक्ति के पास जा सके। आरएस जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं 1962 के बाद भारत क्या है किसमें अमेरिकी खेमे की तरफ अपना जुड़ाव ज्यादा रखता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1962 के वॉर में हमें जिस तरीके की मदद यूएसएसआर से चाहिए थी नहीं मिली, आज में उसने चीन को भी समर्थन दिया, जिसकी वजह से हमने क्या किया किधर की तरफ पर ले चले गए अमेरिका की तरफ। जब अमेरिका ने वियतनाम नीति का समर्थन करने के लिए भारत पर दबाव डाला, क्योंकि भारत उस समय क्या था वियतनाम जो था वो गुटनिरपेक्ष का मेंबर था, इसी वजह से हमने किधर की तरफ फिर झुकाव करना शुरू कर दिया, यूएसएसआर की तरफ कर दिया, जिससे 1971 में हमने संधि भी कर ली। आरएस में नहीं आ रहा, ठीक है। कौन सी शांति मित्रता और सहयोग की संधि थी वो, ठीक है। तो इस तरीके से तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना की जाती है, अर्ज में आलोचना
किस कारणों से की जाती है? तो दो कारणों से। पहला, कहा जाता है भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति एक सिद्धांत विहीन नीति है। इसका सिर्फ उद्देश्य भारत का ये रहा है कि भारत क्या महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय फैसलों को लेने से भागता रहा है। अर्ज में तो ऐसा नहीं है, ये सिद्धांत विहीन नीति नहीं है, क्योंकि भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय मामलों पर क्या है अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है जहां पर उसका राष्ट्रहित सत्ता हो। अगर उसे लगता हो कि इस मामले पे मुझे बोलना क्या नहीं चाहिए तो वो नहीं भी बोलता है। अर्ज में नहीं है, तो इसमें उसका हित सत्ता है, ना कि वो अंतरराष्ट्रीय फैसलों से भाग रहा है। क्लियर है। दूसरे नंबर पे क्या है, ऐसा कहा जाता है कि 1971 के अंदर जब अगस्त में भारत ने यूएसएसआर के साथ शांति, सहयोग और मित्रता की संधि की तो उसने अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति तोड़ दी। तो ऐसा भी नहीं है, इसका कारण यह है कि यूएसएसआर ने भारत की क्या शांति, सहयोग और मित्रता की संधि के दौरान कहा था कि भारत की हम गुटनिरपेक्षता की नीति का सम्मान करते हैं, और भारत ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि हम रूस की साम्यवादी विचारधारा का सम्मान करते हैं। अर्थ में तो दोनों एक दूसरे की विचारधारा का सम्मान करते हैं, ना कि उसने अपनी विचारधारा हम पर थोप दी थी। क्लियर है। तो नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है, ये एक मित्रता और सहयोग की संधि है। ये संधि अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने से हमें नहीं रोक रही थी। क्लियर हो गया। सच में हम अमेरिका से भी अच्छे संबंध बनाए रख सकते थे अगर हमें जरूरत उस समय लगता तो। जैसे कि हमने देखो 1991 के बाद अमेरिका से अच्छे संबंध बनाए जब सोवियत संघ विघटित हो गया, तो उस स्थिति में। ठीक है, ये 20 वर्षीय संधि थी। ठीक है, तो दो ये हैं जिससे आलोचना की जाती है, जो उसकी आलोचक हैं आलोचना करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या गुटनिरपेक्षता की नीति जो है वो आज के समय में अप्रासंगिक हो गई है? मतलब इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारत क्या है अब गुटनिरपेक्षता में इंटरेस्टेड नहीं रहा है, में गुटनिरपेक्षता की नीति अप्रासंगिक हो गई है। तो लिखेंगे ऐसा नहीं है, गुटनिरपेक्षता की स्थापना की गई थी, उसके कारण क्या थे कि हम अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति अपनाए रख सके। इसका मतलब ये अंतरराष्ट्रीय फैसले हम ऐसे ले जिसमें हमारा लाभ होता हो, ना कि किसी महाशक्ति का, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम किसी भी क्या देश से आर्थिक मदद ले सके। हमने इसीलिए तो स्थापना की थी कि ऐसा ना हो अमेरिका के साथ चले जाए तो यूएसएसआर से क्या ना ले सके, मदद ना ले सके, और जब हम अमेरिका यूएसएसआर यानी रूस से मदद ले तो उस समय हम अमेरिका से ना ले सके। इसीलिए तो हमने क्या है गुटनिरपेक्ष की स्थापना की थी। तो आज भी अगर हम किसी भी देश से आर्थिक मदद ले सकते हैं, अर्थ में आर्थिक मदद, आर्थिक सहायता, ऋण, मतलब उसमें सस्ती दरों पर ऋण लेने जैसा है, फ्री में मांगना नहीं है। क्लियर, ऐसा नहीं है दे दो वापस ही नहीं देंगे हम। इसका मतलब ये है कि आप हमें ऋण दो सस्ते दर पर, और क्या है बिना प्रकार किसी प्रकार की कोई आप क्या ना लगाओ, हम पे पाबंदी मत लगाओ। मतलब समझ में नहीं है, आप हमें ऋण दो, उस ऋण का हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, अर्ज में नहीं है, पर हम किसी तरीके कोई आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो भारत का जब समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री के साथ अमेरिका का, कि क्या बोलते हैं वो हमें गेहूं सप्लाई करेगा, अर्ज में तो गेहूं सप्लाई में क्या हुआ था 1965 के वॉर जब हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि यूएसएसआर ने अपना विरोध जताया, अर्ज में नहीं, और कहा कि भाई हम किसी भी तरीके का ना पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे ना इंडिया को। भारत से मात्र कितना 15 किलोमीटर क्या है अमेरिका का जहाज रह गया था गेहूं से भरा हुआ, उसने वो वापस बुला लिया था। अर्ज में नहीं आ रहा। तो इस तरीके से क्या पता चलता है कि भाई अमेरिका की अगर नीति का अगर आप समर्थन नहीं करेंगे तो विरोध कर रहा है, इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। हम मदद क्या है बिना शर्त ही मांगने को तैयार थे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है, तो दो ये चीजें हो गई। ठीक है, तो आज भी अगर ये क्या है मतलब क्या बोलते हैं सिद्धांत नहीं बदले हैं, जब सिद्धांत नहीं बदले हैं तो कोई चीज अप्रासंगिक कैसे हो सकती है? आज भी वो सिद्धांत है और कल भी वो सिद्धांत है। तो इस स्थिति में गुटनिरपेक्षता की नीति क्या अप्रासंगिक नहीं हुई है? आज भी भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का लाभ लेकर आए नहीं है, अपने अंतरराष्ट्रीय फैसले उन मतलब मामलों पर लेता है, उस तरीके से लेता है जिसमें भारत का लाभ होता हो, ना कि महाशक्तियों का लाभ होता हो। जैसे अभी यूक्रेन विवाद पे हमने क्या रूस का सपोर्ट किया, जबकि हमने इसराइल के पे जब हमास ने हमला किया तो हमने इसराइल का भी समर्थन किया। अर्ज में नहीं आ रहा। तो ये भी आज देखा जाए तो गुटनिरपेक्षता की नीति है जिसमें हम अंतरराष्ट्रीय फैसले अपने हित में ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे क्या गुटनिरपेक्षता नीति अप्रासंगिक हो गई है? नहीं हो गई है इसमें। ये तो आज के टाइम में तो और मजबूत हो गई है गुटनिरपेक्षता की नीति, क्योंकि उस समय तो दो महाशक्तियां थी, तो ऑप्शन था एक के पास जाने का, अगर दूसरा हमारा क्या है ना अनुचित हमें लाभ मतलब दबाव डाल रहा है। पर आज के टाइम में तो अमेरिका ही विश्व की महाशक्ति है, अगर अनुचित लाभ अगर मतलब अनुचित दबाव पड़ता है तो हम कहाँ जाएंगे? तो उस दौरान तो गुटनिरपेक्षता की नीति और मजबूत होनी चाहिए, अर्थ में यह मजबूत हुई है। ये बात अलग है कि भारत इसमें अब थोड़ा इंटरेस्ट कम दिखा रहा है, अर्थ में नहीं। इसका कारण यह है कि भारत की अभी जियोपॉलिटिकल कंडीशन क्या बोलते हैं थोड़ी सी बदली है। जैसे कि मान के चलो चाइना उसका एक दुश्मन बन के उभर कर आया है,
जिसकी वजह से भारत को क्या है, अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने के लिए मतलब जो विश्व के महाशक्तियां हैं उनकी से अपना जुड़ाव रखना पड़ रहा है। जैसे भी हमारा अमेरिका में हमने क्वाड बना रखा है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर पे रूस से भी हमारे क्या है वो अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोक रहा है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं